दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीएस एग्जीक्यूटिव का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने आपको जस्ट लास्ट क्लास में ये बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि 40 मार्क्स की वेटेज हमारे सिलेबस में रखता है, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो आज हम अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। आओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू बताएगा। एक्चुअल में आप सबने कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल पे या फिर बेसिक लेवल पे ये पढ़ा हुआ होगा कि अकाउंटिंग जो है वो कई तरीके की होती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें यहां पे मैंने 3 ब्रांचेस की बात की है क्योंकि मेरे लिए यही रेलिवेंट रखती है। एक्चुअल में अकाउंटिंग जो होती है वो 3 तरीके की हो सकती है। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो, हमारे सिलेबस का नाम जो है, अपने सब्जेक्ट का जो नाम है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्चुअल में यूज क्या है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि हमारे पास जो मशीन है उसको रिप्लेस करें या ना करें। तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब ये डिसीजन लेते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है, डेटा कहां से आता है? इनके पास डेटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान देना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास डिसीजन लेने के लिए डेटा कहां से आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपने 11th 12th में पढ़ी हुई होती है। और अगर आप फाउंडेशन लेवल से आए हो, CSEET से नहीं आए, तो उस सिचुएशन में आपने फाउंडेशन में भी अकाउंट्स पढ़ा होगा। CSEET में तो अकाउंट्स नहीं है, बट फाउंडेशन में से अगर आप आए हो तो फाउंडेशन में आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा। CSEET में नहीं तो आपने 11th 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी भी होती है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जो कि ना 11th में होती है, ना 12th में होती है, ना फाउंडेशन में है, ना CSEET में है, कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ी होती। और हमारे सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमें थोड़ी बहुत नॉलेज फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग की होनी जरूरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका जो सब्जेक्ट है ये एज्यूम करके चल रहा है कि 11th 12th में आप पढ़ के आए हो। तो इन्होंने पहला जो चैप्टर रखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट रखा। ये आपको एक तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है उसका एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के थ्रू। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मूव कर जाते हैं। अब देखो, 3 तरीके की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने सबसे पहले तो आपको बस ये बताया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखा हुआ क्यों है, उसकी रीजनिंग बता दी मैंने कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आना जरूरी है, जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ होता, जिसकी वजह से आपके सिलेबस में एक कॉस्ट का ओवरव्यू डाला। अब अगर मैं मेन आऊं तो अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें पता चला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। कहां से डेटा रिसीव होगा? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से।
अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना के आप जिस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर मैं कहता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो तरीके के प्रोडक्ट बना के सेल करती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपसे ये पूछ लूं कि प्रोडक्ट ए से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस है, प्रोडक्ट बी से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट वाइज आपको कितना प्रॉफिट और लॉस है। ना ही आप ये बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्टिंग आई है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए सेकंड ब्रांच है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वो भी ऑफ ए प्रोडक्ट। और अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाते, मेरी तरह सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो सर्विस प्रोवाइड करने की क्या कॉस्ट है और उस सर्विस प्रोवाइड करके आपने क्या प्रॉफिट जनरेट किया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज है प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। तो तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपना सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज डिसीजन मेकिंग। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बट कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए, जिसकी वजह से हमारे सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट रखा गया। अब अगर मैं चैप्टर के नाम पे कॉन्सेंट्रेट करूं, चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। सर सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि ये कॉस्ट क्या होती है। सर सबसे पहले तो हमें ये बताओ सर ये कॉस्ट होती क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ खर्चे लगते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ खर्चे लगते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने में कुछ खर्चे लगते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने में कुछ खर्चे लगते हैं। तो कोई भी खर्च एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में और उसको कस्टमर तक लाने में करती है, दीज आर नॉन एज कॉस्ट। सर मैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, मैं तो आपकी तरह टीचिंग करता हूं, तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस भी तो फ्री में प्रोवाइड नहीं होती। मैं अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग करवा रहा हूं तो उसमें मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, अपनी बिल्डिंग यूज कर रहा हूं जिसका डेप्रिसिएशन लगेगा, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, टैबलेट्स यूज कर रहा हूं, माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, काफी सारी चीजें, लाइटिंग्स वगैरह यूज कर रहा हूं। तो ये भी तो मेरे खर्चे हैं आपको सर्विस देने के लिए। तो या तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाएगी, उसको मार्केट तक लेकर आएगी, या फिर सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चे लगते हैं वही कॉस्ट है। तो कॉस्ट की एक डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चे किस पे? ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप माल को बनाते हो तो बेचोगे भी, बेचने के लिए उस माल को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोडक्ट की बात नहीं करते, सर्विस की बात करते हो, तो आपके खर्चे होंगे ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। कॉस्ट की एक सिंपल डेफिनेशन, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, distribution of product or on providing the services. This is known as cost. This is known as cost. अब अगर इस कॉस्ट वर्ड से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बनाना हो तो मैं आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये रखता हूं कि आपको वर्ड अकाउंटिंग का मीनिंग पता होगा।
मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको अकाउंटिंग वर्ड का मीनिंग पता होगा, बट आप कहते हो सर मैंने तो 11th-12th साइंस से किया है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ CSEET में एंटर कर गया और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुझे क्या पता अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखो अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों को थोड़ी नॉलेज है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपने 11th-12th में अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जिसको मैं यहां पे क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जिसको मैं यहां पे समराइजेशन लिख रहा हूं, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, मैंने वर्ड यूज किया फाइनेंशियल डेटा, तो उसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल देते थे। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, खर्चों को समराइज करना। तो यहां पे अगर मैं इस कॉस्ट की डेफिनेशन के साथ इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मर्ज कर दूं तो मेरे पास एक कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ जाती है, और वो क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब expenses incurred on manufacturing the product, distribution of product, or on providing the services. This system of accounting is known as cost accounting. This is the meaning of cost accounting: recording, classification and summarization. तो सिंपल अगर आपको कॉस्ट की डेफिनेशन याद है तो आप ये भी याद रख सकते हो, द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ कॉस्ट is known as cost accounting. पूरी डेफिनेशन रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन what, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और on providing the services. This system of accounting is known as cost accounting. I think अगर आपको कॉस्ट की डेफिनेशन समझ आई, याद रही, तो इजीली हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। अब कई बच्चे क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग एक ही वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मली बच्चे कहते हैं कॉस्टिंग की क्लास चल रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, कॉस्ट की क्लास चल रही है। एक्चुअल में होता है ऐसा ही है। अगर 100 बच्चे बैठे हैं और मैं उनसे पूछ लूं बेटा कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, तो एक कहेगा सर कॉस्ट की क्लास चल रही है, एक कहेगा सर कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉस्टिंग की क्लास चल रही है। एक्चुअल में ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज किए तो जाते हैं, बट अगर आप थ्योरेटिकली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो हमारे लिए ये अलग अलग हैं। हमारे लिए 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकी डेफिनेशन को लेकर आ सकते हैं, तो हमें तो इनका अलग अलग मीनिंग पता होना चाहिए। कॉस्ट देख लिया क्या होता है, उसमें अकाउंटिंग का मीनिंग ऐड करके कॉस्ट अकाउंटिंग भी देख लिया क्या होता है, कॉस्टिंग भी देख लेते हैं। कॉस्टिंग एक्चुअल में क्या है, प्रोसीजर है। कॉस्टिंग एक्चुअल में एक प्रोसीजर है, किस चीज की, एसर्टेनमेंट ऑफ प्रोसीजर, किस चीज की, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन ए पर्टिकुलर केस इज नॉन एज कॉस्टिंग। एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके। अब सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं एक कंपनी है जो पेन बनाती है, मैं एक टीचर हूं जो कि टीचिंग करता हूं, क्या पेन बनाने से रिलेटेड खर्चे और टीचर से रिलेटेड खर्चे सेम तरीके के होते होंगे? ऑफ कोर्स नहीं, जमीन आसमान का उनमें फर्क होता होगा। पेन बनाने के लिए प्लास्टिक यूज करते होंगे,
मशीनरी वगैरह यूज करते होंगे। टीचर के लिए मशीनरी कंप्यूटर है, लैपटॉप है। प्लास्टिक वगैरह की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो वेबकैम मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए, माइक्रोफोन मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, कैलकुलेटर मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, बस हम तो टीचिंग 10 घंटे भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टीचर और पेन बनाने वाली कंपनी के जो खर्चे हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। तो मैं कहूं कि जिस तरीके से पेन बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट होगी, बिल्कुल वैसे ही एक टीचर भी कॉस्ट कैलकुलेट करता है अपने खर्चों की, तो वो गलत होगा। तो एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं। हर एक प्रोडक्ट या फिर हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करने के, बस उसी को कॉस्टिंग बोला जाता है। मैं कहता हूं टीचर के लिए क्या तरीका यूज होता है सर, तो टीचर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तरीका गिवन है, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग के नाम से। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग का यूज करो। और अगर आप पेन्स मैन्युफैक्चर करते हो और पेन्स अगर आप बैचेज में प्रोड्यूस करते हो तो आप बैच कॉस्टिंग यूज करो। अगर आप फार्मा प्रोडक्ट्स बनाते हो, बैचेज में बनाते हो, बैच कॉस्टिंग यूज करो। तो क्या प्रोसीजर यूज होगी, एसरटेनमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन ए पर्टिकुलर केस। एक पर्टिकुलर केस में मुझे अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्या प्रोसीजर यूज होगी, या मैं सिंपल कहूं कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होगा, बस उसी को डिसाइड करना कॉस्टिंग कहलाता है। कॉस्ट है खर्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग है उनकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। कॉस्टिंग है किस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, दिस इज द कॉस्टिंग। सर हो गया कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, या फिर और भी है, एक और भी है, दिस इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। बस ये 4 टर्म्स हैं, एक है कॉस्ट, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है कॉस्टिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटेंसी, जो कि नॉर्मली एक जनरल पर्सन के लिए चारों चीजें सेम है, बट आपके लिए ये चारों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और आपको पता होना चाहिए किस मीनिंग की क्या डेफिनेशन है, किस वर्ड की क्या डेफिनेशन है, किस टर्म की क्या डेफिनेशन है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली मैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन कर लूं और डिसाइड कर लूं कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कि कौन सा तरीका यूज होगा कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। उसके बाद मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं और एप्लीकेशन करके कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ये सब कैलकुलेट कर लूं, तो दैट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल यूज करके, अप्लाई करके कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे, मतलब कैलकुलेशन का जो पार्ट है दैट इज कवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटेंसी, इट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। चारों टर्म दोबारा समझ लो एक बार। कॉस्ट मतलब खर्चे, उनकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन करना, दैट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। इस पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सी प्रोसीजर यूज होगी, दैट इज कॉस्टिंग। और जब आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन करो एंड कौन सा मेथड अप्लाई होगा, उस मेथड को एक्चुअल में अप्लाई करोगे, तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल एक साथ अप्लाई होंगे और आपको पता चलेगी कॉस्ट कितनी इनकर हुई है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दिस कैलकुलेशन पार्ट इज कवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। आगे बढ़ने से पहले मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले इन 4 टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, रीड कर लो, कॉपी करना है कॉपी करो, ये सारी की सारी स्लाइड एक बार आपने रीड करनी है, इवन कहूं तो कॉपी कर लोगे ज्यादा बेटर है। हालांकि आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उन नोट में सब कुछ लिखा हुआ है, बट बेटर ये है अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो चीजें आपको
ज्यादा बेटर तरीके से याद हो जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। कोई डाउट होगा तो वो भी माइंड में डाउट आ जाएगा। इन स्लाइड्स को आपने कॉपी करना है। ये तो होगी 4 टर्म्स, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि अगर हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो किन यूनिट्स पे डिपेंड करती है।
जैसे मैं कहता हूं कि मैं हर एक स्टूडेंट को 500 रुपीज की बुक्स प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी जो कॉस्ट इनकर होगी बुक्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? स्टूडेंट्स पे। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट के नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी कि मेरी कॉस्ट कितनी इनकर होगी। तो मेरे लिए स्टूडेंट विल बी द कॉस्ट यूनिट, मेरे लिए स्टूडेंट विल बी द कॉस्ट यूनिट। तो आपकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसके यूनिट्स क्या है, मतलब ऐसा क्या है जब वो चेंज होता है तो आपकी कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो दैट फैक्टर, दैट वेरिएबल इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट्स, जो कि हर एक बिजनेस में अलग अलग देखने को आपको मिल सकती है। तो यहां पे हम कुछ कॉमन कॉस्ट यूनिट देखेंगे जो कि इंडस्ट्री में यूज की जाती है। सबसे पहले कॉस्ट यूनिट टर्म का मीनिंग। द टर्म कॉस्ट यूनिट, द टर्म कॉस्ट यूनिट is defined as a unit of quantity of product, a unit of quantity of product, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को आप कैसे बोलते हो? जैसे मैं अगर स्टूडेंट को टीच करता हूं तो मैं कहूंगा मेरे पास 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैसे बता रहा हूं स्टूडेंट की टर्म्स में? सर्विस या टाइम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से उसकी यूनिट को इंडिकेट करते हो? इन रिलेशन टू वूम, जिस टर्म्स में यू कैन एक्सप्रेस और ascertain योर कॉस्ट, कॉस्ट में बी ascertained और expressed। A unit of quantity of product or service in relation to whom cost may be ascertained or expressed is known as cost unit. It can be for a job, cost for a job. It can be for a batch, cost for a batch. It can be for a product group, cost of a product. जॉब, बैच, प्रोडक्ट, किसी भी टर्म्स में आप कॉस्ट यूनिट को इंडिकेट कर सकते हो। अब हमारे पास हमारे सिलेबस में कुछ इंडस्ट्री और प्रोडक्ट के नाम है और उनकी कॉस्ट यूनिट गिवन है। ये अपने को याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट चलती है नंबर ऑफ व्हीकल्स। केबल जो इंडस्ट्री है उसमें केबल मीटर की टर्म्स में चलता है, 5 मीटर केबल, 10 मीटर केबल। सीमेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट है टन, केमिकल इंडस्ट्री में लीटर, गैस इंडस्ट्री में क्यूबिक मीटर, पावर इंडस्ट्री में किलोवाट वाट आवर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पैसेंजर किलोमीटर, हॉस्पिटल में पेशेंट डे, होटल में बेड नाइट, एजुकेशन में स्टूडेंट, जो कि मैं बता ही रहा हूं आपको। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉल्स पे। वो बात अलग है कि आपने फ्री कॉलिंग का प्लान ले रखा हो। बीपीओ सर्विस में चलते हैं अकाउंट्स हैंडल्ड, और प्रोफेशनल सर्विसेज में आवर्स के बेसिस पे चार्ज होता। जब आप एमएनसी कंपनीज में अगर जाते हो तो एमएनसी कंपनीज हमेशा अपने क्लाइंट से आवरली बेसिस पे चार्ज करती है कि हमारे एक एम्प्लॉय ने आपके लिए 10 घंटे काम किया है तो हम 500 रुपए पर डॉलर चार्ज करते हैं। $5000 कंपनी अपने क्लाइंट से चार्ज करेगी और अपने एम्प्लॉय को तो ऑफकोर्स वो सैलरी ही पे करती है। तो दीज आर सम इंडस्ट्रीज विद देयर कॉस्ट यूनिट जो कि आपको याद करनी है इन एनी केस, और याद भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो, या नॉलेज नहीं भी हो तो कुछ तो जनरल है। लाइक केबल मार्केट में खरीदने जाते हैं मीटर्स टर्म्स में होता है, या फिर मैं बात करूं पावर किलोवाट आवर्स में होती है, हमें पता है। ट्रांसपोर्ट चलता है पैसेंजर और किलोमीटर के बेसिस पे। हॉस्पिटल में ये थोड़ी ना है कि आप झुंड का झुंड चले जाओ, नहीं, वो पर पेशेंट पर डे बेसिस पे चार्ज करते हैं।
होटल वाले एक बेड के लिए एक नाइट का चार्ज करते हैं, एजुकेशन हम चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट बेसिस पे, टेलीकॉम भी हमारे लिए नया नहीं है। तो दो चार कुछ नए पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद कर लेने हैं, बाकी तो जनरल टर्म्स है जो कि अपनी हम लाइफ में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स, कॉस्ट यूनिट ऑफ होटल इंडस्ट्री इज स्टूडेंट पर ईयर। क्या आप होटल में जाते हो तो वो स्टूडेंट पर ईयर के बेसिस पे आपसे होटल का रेंट चार्ज करते हैं, रूम का रेंट चार्ज करते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। होटल में क्या चलता है? बेड नाइट्स, या फिर आप रूम डेज भी कह सकते हो। बेड नाइट्स का मतलब एक नाइट रुकोगे वहां पे तो इतना चार्ज लगेगा, या रूम डेज भी होता है कि एक रूम का एक दिन का इतना वो चार्ज लेते हैं। तो ये तो फॉल्स है ऑफ कोर्स, ये तो 100% फॉल्स है जो कि हमें पता भी है। हम पहले चैप्टर को एक जनरल टर्म्स में समझेंगे, उसके बाद इस पे जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज हम इस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिनका आंसर आप इजीली दे पाओगे अगर आप इन चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके हो तो। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो कॉस्ट यूनिट की स्लाइड है इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉस्ट सेंटर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट तो हमने समझ लिया, वर्ड कॉस्ट का मतलब तो खर्चे। ये सेंटर क्या है? कहते हैं कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इक्विपमेंट जिसके लिए हम कॉस्ट एसर्टेन कर सके। अगर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपए पे कर रहा हूं, तो ये बिल्डिंग मेरे लिए एक लोकेशन है और ये मेरे लिए एक कॉस्ट सेंटर है। मैं कहता हूं मिस्टर ए, मेरे यहां पे एम्प्लॉई हैं जिनको मैं 20,000 पर मंथ सैलरी पे करता हूं। मिस्टर ए एक पर्सन है जिनको मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट इनकर हो रही है, तो मिस्टर ए भी मेरे लिए एक कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। मैं एक मशीनरी यूज करता हूं जिसका डेप्रीशिएशन चार्ज करता हूं हर साल 5,000 रुपए, तो उसके लिए भी तो मेरा एक खर्चा इनकर हो रहा है। मैं उसकी रिपेयरिंग करवाता हूं, उसके लिए एक खर्चा इनकर हो रहा है, तो वो इक्विपमेंट भी मेरे लिए एक कॉस्ट सेंटर है। तो इसका मतलब
कुछ भी ऐसा या कोई भी ऐसा जिसके लिए मैं आपको ये कह सकूं कि हाँ इसके लिए मेरा ये कॉस्ट इनकर हो रही है, तो दैट थिंग, पर्सन, लोकेशन, इक्विपमेंट इज नॉन एज कॉस्ट सेंटर. तो इट इज डिफाइंड एज ए, 3 वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड इज नॉन एज कॉस्ट सेंटर. तो कॉस्ट सेंटर 2 तरीके के हो सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर. एक है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, तो एक है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर. मैंने कहा मिस्टर ए मेरे यहां पे एम्प्लॉई हैं जिनको मैं 20,000 पर मंथ सैलरी पे करता हूं, तो मिस्टर ए मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है, और वो भी पर्सनल नेचर के, क्योंकि वो एक पर्सन है. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन. अगर एक कॉस्ट सेंटर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस है तो वो कहलाएगा पर्सनल कॉस्ट सेंटर. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, अकाउंटेंट एक पर्सन होता है, इंजीनियर एक पर्सन होता है, टीचर एक पर्सन होता है. तो ये क्या कहलाएगा? पर्सनल कॉस्ट सेंटर. इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर की बात करें तो पर्सन के अलावा बच गया लोकेशन और इक्विपमेंट. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लोकेशन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट. लोकेशन का एग्जांपल दिया है यहां पे मैंने, कैंटीन. कैंटीन जो कि ऑफिस के एम्प्लॉइज को खाना प्रोवाइड करवाता है. दिस इज ए लोकेशन जिसके खर्चे आप एसर्टेन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो. मशीनरी हो गया एक इक्विपमेंट जिसकी रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हम एसर्टेन कर सकते हैं. तो कॉस्ट सेंटर क्या है? 3 वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट. तो 2 तरीके के हो सकते हैं कॉस्ट सेंटर. पर्सन जहां चला गया वो पर्सनल, लोकेशन और इक्विपमेंट वाला कहलाएगा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर. सर अभी खत्म नहीं हुआ. कॉस्ट सेंटर अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट सेंटर 2 तरीके के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. One is production cost center and one is service cost center. One is production cost center and one is service cost center. तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जब मैं कहता हूं 2 तरीके के कॉस्ट सेंटर होते हैं, प्रोडक्शन और सर्विस, तो यहां पे कॉस्ट सेंटर का मतलब आप एक डिपार्टमेंट भी ले सकते हो. यहां पे कॉस्ट सेंटर का मतलब आप डिपार्टमेंट भी ले सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 2 तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं एक्चुअल में. एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, तो एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन करते हैं, मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उनको अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत है तो वो दूसरा डिपार्टमेंट कहलाएगा सर्विस कॉस्ट सेंटर. वो दूसरा डिपार्टमेंट कहलाएगा सर्विस कॉस्ट सेंटर. तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है? इट इज ए कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडल्ड फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश प्रोडक्ट. सिंपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पे मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है. हियर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट नेचर के खर्चे भी इनकर होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी इनकर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के एग्जांपल्स हैं मशीन शॉप्स, वेल्डिंग शॉप्स, असेंबली शॉप्स. मशीन शॉप काम है मशीनें चलाना, वेल्डिंग शॉप का काम है वेल्डिंग वगैरह करना, और असेंबली शॉप का काम है पार्ट्स जो बनाए गए हैं उनको असेंबल करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर. सर्विस कॉस्ट सेंटर की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं वो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बनाने में, दीज डिपार्टमेंट आर नॉन एज सर्विस कॉस्ट सेंटर। इट इज ए कॉस्ट सेंटर विच सर्व्स एज एन एंसिलरी यूनिट, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट, एडिशनल यूनिट टू ए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो सिंपल कहूं, सर्विस कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर की हेल्प करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, पावर हाउस पावर सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्लांट मेंटेनेंस, अगर मशीन शॉप में कोई मशीन खराब हो गई, उसकी मेंटेनेंस का काम करेगा प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी सैलरी तैयार करना, किस पर्सन ने कितना काम किया, कितनी उसकी सैलरी बन रही है, वो डेटा प्रिपेयर करना पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, जबकि सर्विस कॉस्ट सेंटर सर्विस प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ताकि वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सके, लाइक पावर हाउस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, इस सारे के सारे डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कॉस्ट सेंटर के बाद कुछ टर्म्स हैं जो हमें और समझनी है। क्या टर्म्स हैं? एक है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक है कॉस्ट ड्राइवर, एक है कॉस्ट कंट्रोल, एक है कॉस्ट रिडक्शन। ये चार टर्म्स हमें समझनी है। इन चार टर्म्स को समझने से पहले आप चाहो तो बेटर है कि कॉपी कर लो। कॉस्ट सेंटर दो तरीके के, पर्सनल इम्पर्सनल, बट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर। पहले ये दो स्लाइड कॉपी करो। इसके बाद हमें चार टर्म समझने हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यहां पे मतलब है एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट का यहां पे मतलब है एक्टिविटी। तो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी एक्टिविटी फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज अंडरटेकन। आप कोई एक्टिविटी करो, उसके लिए जो खर्चे इनकर हो वो आप मेजर कर सको, एसर्टेन कर सको, डिटरमाइन कर सको, तो हम उस एक्टिविटी को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। लाइक आप एक प्रोडक्ट बनाओ और मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मैं एक सर्विस प्रोवाइड करूं और उस सर्विस की मैं सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वो सर्विस मेरे लिए
कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन आपको इतनी ही ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको मैं करता हूं उसके लिए कुछ खर्चे इनकर होंगे और उस खर्चों को मैं मेजर कर सकूं, एसर्टेन कर सकूं, डिटरमाइन कर सकूं, तो वो एक्टिविटी कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। सेकंड, कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर का काम होता है, नॉर्मली हम जिस ड्राइवर को जानते हैं उस ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना। उस ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, तो वो होता है कार ड्राइवर। यहां पे है कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट को चलाने वाला कॉस्ट ड्राइवर कहलाएगा। कॉस्ट को चलाने वाला कॉस्ट ड्राइवर कहलाएगा। तो वो फैक्टर जिसपे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं पर आवर बेसिस पे, एक एग्जांपल है कि मान लो मैं कहता हूं कि मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं पर आवर बेसिस पे 500 रुपी पर आवर, तो जो आवर है, आवर वो फैक्टर है जो कि आपके लिए कॉस्ट ड्राइवर है। 1 घंटा मतलब 500 रुपए, 2 घंटे मतलब 1000 रुपए, 3 आवर्स मतलब 1500 आवर आपकी कॉस्ट को चला रहा है। तो वो फैक्टर जो आपकी कॉस्ट को चलाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। तो एक कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी होगी उसको इंपैक्ट करेगा ये। जनरली इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकरेंस। कॉस्ट इसकी वजह से इनकर होगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द एग्जांपल ऑफ ए कॉस्ट ड्राइवर। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सर 1 यूनिट बनाता हूं 10 रुपए लगते हैं, 2 बनाता हूं 20 रुपए लगते हैं, 3 रुपए बनाता हूं, 3 यूनिट बनाता हूं 30 रुपए लगते हैं। तो इसका मतलब यूनिट जो है वो आपकी कॉस्ट ड्राइवर है। एन एक्टिविटी में बी एन इवेंट, ए टास्क, यूनिट ऑफ वर्क, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका वर्क का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड होगा। पहला हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई एक्टिविटी जिसके लिए हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस एक्टिविटी इज नॉन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ड्राइवर जिस पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, दिस फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना। इट इज ए प्रोसेस, कॉस्ट को कंट्रोल करना एक पूरी की पूरी प्रोसेस है टू एंश्योर दैट appropriate action is taken। कब? if cost exceed a preset allowance। preset allowance मतलब जो आपने बजट बनाया था, जो आपने एस्टिमेट किया था, अगर आपकी कॉस्ट उससे ज्यादा इनकर हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सको। और एक्शन टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, या तो एक्सीड कर गई या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्सीड होने वाली है, तो फिर उस सिचुएशन में आप जो एक्शन लोगे उस कॉस्ट को रोकने के लिए, दिस एक्शन इज नॉन एज, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्शन लेते हो। कब? जब आपकी कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से एक्सीड कर जाती है या आपको लगता है एक्सीड करने वाली है, तो उस एक्शन को, उस प्रोसेस को कॉस्ट कंट्रोल बोला जाता है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक एक्टिविटी है, कॉस्ट ड्राइवर एक फैक्टर है, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसेस है। और फोर्थ है कॉस्ट रिडक्शन। फोर्थ है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन समझना थोड़ा सा। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि मैंने एक एस्टिमेशन किया हुआ था, जब कॉस्ट उससे एक्सीड कर गई या करने वाली है, लग रहा है कि करने वाली है, तब मैं जो प्रोसीजर फॉलो करूं, तब मैं जो एक्शन लूं,
दैट इज नॉन एज कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में मैं अपनी जो कॉस्ट आ गई थी उसको फ्यूचर में रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं। कैसे? इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use। जो उसका यूज था उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, और डिमिनिशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ना तो उसके यूज में कोई इंपेयरिंग आए मतलब कमी आए, ना ही उसकी क्वालिटी में कोई डिमिनिशन आए, कोई कमी आए। क्वालिटी भी सेम रहनी चाहिए, यूज भी सेम रहना चाहिए, अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कम करना। सिंपल कहूं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को बनाते वक्त लॉसेज होते हैं, वेस्टेज होती है, उसको कम करने की कोशिश करो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, वो भी परमानेंट बेसिस पे, तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एलिमिनेशन ऑफ wasteful and inessential element from the design of the product and from the techniques carried out in connection therewith। आप अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो भी टेक्निक्स यूज करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त जो भी वहां पे वेस्टफुल एलिमेंट है उनको अगर हटा दो, कम कर दो, तो आप अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हो। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है? रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो भी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यूज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो एग्जांपल सिंपल है, वेस्टेज कम करो, वेस्टेज एलिमिनेट करोगे तो ना तो आपके प्रोडक्ट का यूज कम होगा, ना आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी आएगी, इवन क्वालिटी बढ़ेगी, यूज बढ़ेगा, और ज्यादा बेटर तरीके से आप उसको यूज कर पाओगे। तो 4 टर्म्स, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए मैं कॉस्ट अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूं, दिस एक्टिविटी इज नॉन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ड्राइवर कोई भी ऐसा फैक्टर जिसपे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट कंट्रोल, जब आपकी कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से एक्सीड कर जाती है या करने वाली है, उस टाइम पे जो आप एक्शन लेते हो, प्रोसीजर फॉलो करते हो, दैट प्रोसीजर इज नॉन एज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन इज द परमानेंट एंड रियल रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट impairing their suitability for use and diminution in quality of the product। एग्जाम्पल है, वेस्टेज जो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मटेरियल का वेस्ट ज्यादा हो रहा है उसको कम करो, वर्कर्स फालतू गॉसिप्स में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको कम करो। उससे क्या होगा? एक परमानेंट एंड रियल रिडक्शन इन कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। हेडिंग पुट करो, और ये 4 टर्म्स जो हैं वो आपने एक एक करके मीनिंग इनका कॉपी करना है, क्योंकि हमारा देखो एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे है, और एमसीक्यू पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू में डेफिनेशंस, मीनिंग, इनको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हमें हर एक चीज का मीनिंग समराइज्ड फॉर्म में अपने माइंड में सेट कर लेना है। इसको कॉपी करो आप।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी रेलिवेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस अलग अलग बताई गई है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के लिए क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्रेडिटर्स के लिए क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस एम्प्लॉइज के लिए क्या है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के लिए क्या है। पॉइंट नंबर 1 कहता है इट हेल्प्स इन पीरियड ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड ट्रेड कंपटीशन। जब मार्केट में, इकोनॉमी में चल रहा हो ट्रेड डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशन का मतलब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो, या फिर मार्केट में चल रहा हो ट्रेड कंपटीशन, मतलब माल तो बहुत ज्यादा है बट डिमांड उस हिसाब से ना हो, तो फिर उस सिचुएशन में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। कैसे? इन पीरियड ऑफ ट्रेड डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशन जहां पे मार्केट में डिमांड बहुत कम होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लॉसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही मार्केट में डिमांड कम है तो लॉसेस बियर नहीं कर सकती उस सिचुएशन में, तो फिर उस सिचुएशन में हमारे पास हथियार क्या रह जाता है? अपनी कॉस्ट कम करना। तो द मैनेजमेंट मस्ट नो द एरिया वेयर इकोनॉमीज में बी शाउट, वेस्ट एलिमिनेशन एंड एफिशिएंसी इंक्रीज। तो ट्रेड डिप्रेशन और ट्रेड कंपटीशन वो सिचुएशन है जहां पे हम लॉसेस बियर नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है अपनी कॉस्ट को कम करना। और कॉस्ट कम करने के लिए मुझे क्या पता होने चाहिए? वो एरिया जहां पे मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूं, वेस्ट को कम कर सकता हूं या अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता हूं। और ये सब मुझे कहां से पता चलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग मेरी हेल्प करेगा ये जानने में कि कहां कहां वेस्टेज ज्यादा है, कहां पे उन वेस्टेज को एलिमिनेट किया जा सकता है, किस तरीके से मैं अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता हूं। अकॉर्डिंगली ट्रेड डिप्रेशन और ट्रेड कंपटीशन एनवायरनमेंट में भी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवा सकता हूं। पहला इंपॉर्टेंस हो गई फॉर द मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन पीरियड ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड ट्रेड कंपटीशन। सेकेंड पॉइंट, ये हमारी हेल्प करता है प्राइस फिक्स करने में। सिंपल सी बात है, जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता चलेगी किसी प्रोडक्ट की तो आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करोगे? कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए है, 10% मुझे प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो 110 रुपए का क्यों ना मैं प्राइस फिक्स कर देता हूं। तो सेकंड इंपॉर्टेंस हो गई मैनेजमेंट के लिए, प्राइस फिक्सेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग इनकी हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं वो मैं प्रोजेक्टेड बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कितनी कॉस्ट आएगी उस बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब मैं एस्टिमेशन भी कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आता है और वो मुझसे पूछते हैं कि इस नए तरीके का मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो इसके लिए आप क्या प्राइस चार्ज करोगे, या मैं कहता हूं जैसे ये बिल्डिंग्स वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें नॉर्मली आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है वो पहले से ही प्राइस बता देता है कि मैं हाँ आपको ये बिल्डिंग बना के दूंगा और इसके लिए इतना प्राइस चार्ज करूंगा। तो क्या वो पहले बिल्डिंग बनाता है उसके बाद प्राइस बताता है कि पहले? लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से वो एस्टिमेशन कर सकता है और पहले से ही एस्टिमेशन करके कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकता है और प्राइस भी बता सकता है। तो एस्टिमेशन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, इट हेल्प्स इन चैनलाइजिंग प्रोडक्शन ऑन राइट लाइन। कौन से प्रोडक्ट पे हमें काम करना है ये भी डिसाइड करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करेगा। कैसे? प्रॉपर कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन makes it possible for the management to distinguish between profitable and non-profitable activity। अगर हमारे पास प्रॉपर कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो हम वहां से ये पता लगा पाएंगे, आइडिया लगा पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट, कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी नॉन प्रॉफिटेबल है। तो हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? प्रॉफिटेबल पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कि हमें अपनी जो प्रोसेस है, अपने जो रिसोर्सेज हैं, कहां पे यूज करने हैं। तो इट हेल्प इन चैनलाइजिंग प्रोडक्शन ऑन राइट लाइन। प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज पे काम करो, नॉन प्रॉफिटेबल पे काम मत करो। पॉइंट नंबर 5, वेस्टेज एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बता देता है कि वेस्टेज कहां पे और कितना है, तो आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश भी कर सकते हो। एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक कॉस्ट का डिटेल ब्रेकअप बताता है। मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना, पावर का खर्चा कितना, हर एक एक्सपेंस आपको डिटेल में दिखाया जाता है। इट इज पॉसिबल टू चेक वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेस्टेज और लॉसेज। और जब मेरे पास डिटेल्ड कॉस्ट है तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कहां पे कितना वेस्ट है, कहां पे कितने लॉसेज हैं और उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेस्टेज। पॉइंट नंबर 6, इट प्रोवाइड्स डेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को यूज करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली। कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से आप कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। पॉइंट नंबर 7, इट मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 2 साल का डेटा हो सेम प्रोडक्ट का, 2 कंपनी का डेटा हो जो सेम इंडस्ट्री में काम करती हो, तो आप उनका कंपैरिजन भी कर सकते हो। किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है, किसका प्रॉफिट ज्यादा है, इवन क्यों कम ज्यादा है, वो भी वहां से एनालिसिस किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग एंड एनहांसिंग एफिशिएंसी। एक इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या है वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि एक पर्सन को बनानी थी 100 यूनिट, बनाइए उसने 80 यूनिट ही, तो उसकी 80% ही एफिशिएंसी है। और अगर एफिशिएंसी कम है, क्यों कम है वो रीजन फाइंड आउट किए जा सकते हैं और उस एफिशिएंसी को इंक्रीज भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, इट हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ना तो मेरे पास इन्वेंट्री कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कुछ मटेरियल के स्टॉक लेवल्स वगैरह निकालते हैं और उन स्टॉक लेवल्स की हेल्प से हम इन्वेंट्री कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग एज एन एड का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो कॉस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के लिए, 9 पॉइंट में हमारे सामने यहां पे रखी गई। पहला पॉइंट, इट हेल्प इन पीरियड ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड ट्रेड कंपटीशन। दूसरा पॉइंट, हेल्प इन प्राइस फिक्सेशन। तीसरा पॉइंट, एस्टिमेशन में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट, चैनलाइजिंग प्रोडक्शन ऑन राइट लाइंस। फिफ्थ, एलिमिनेट वेस्टेज। सिक्स्थ, प्रोवाइड डेटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेवंथ, कंपैरिजन पॉसिबल है। 8, एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हो, एनहांस भी करने के तरीके फाइंड आउट कर सकते हो। एंड 9, इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है। These are the 9 points of the importance of cost accounting for management. इसके बाद सेकेंड जो आता है इंपॉर्टेंस, दैट इज फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है
या फिर जिनसे हमने लोन लिया हुआ है। तो जिनसे भी हमने उधार माल खरीदा, लोन वगैरह लिया हुआ है, वो ये जानना चाहेंगे कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी हालत है या फाइनेंशियली ऐसी सिचुएशन है कि मैं टाइमली उनका पेमेंट कर पाऊंगा, टाइमली उनके इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा। तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से उनको हेल्प मिलेगी। इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड अदर मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैव एज ए टेक इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि इन सब ने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया हुआ है, एंड आर देयरफॉर benefited immensely by the installation of an efficient system of costing। अगर एक efficient system होगा costing का तो इन सबको benefit होंगे। They can base their judgment, वो एक judgment कर पाते हैं इसके बेसिस पे about the profitability, कि कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही है, कमाएगी, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनी का ऑफ द एंटरप्राइज ऑन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो इन्वेस्टर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, अदर मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, सबको मिला के कहूं तो क्रेडिटर कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से ये जानना चाहते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या होने वाली है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनी के, और एक आइडिया लगाती है कि हमारा जो पैसा है वो सेफ हैंड्स में है या फिर डूब सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस फॉर द क्रेडिटर्स। तीसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस एम्प्लॉइज के लिए कैसे है। एम्प्लॉइज के लिए ऐसे है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है कि एम्प्लॉइज की सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी सजेस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एम्प्लॉइज को बोनस मिलना चाहिए, ओवर टाइम मिलना चाहिए, और उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर किया गया। तो एम्प्लॉइज टू हैव ए वाइटल इंटरेस्ट इन देयर एम्प्लॉयर एंटरप्राइज इन विच दे आर एम्प्लॉयड। They are benefited in a number of ways by the installation of an efficient system of costing। कैसे? They are benefited due to continuous employment and higher remuneration in the form of incentive, bonus plan, etc। तो एम्प्लॉइज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है कि मुझे इंसेंटिव कैसे मिलेंगे, बोनस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशंस के तरीके अलग अलग गिवन है कि इंप्लॉइज के बोनस कैसे कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंस गिवन है वो है नेशनल इकोनॉमी के लिए, नेशनल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू ए बिजनेस एंटरप्राइज विच इन टर्न रिजल्ट्स इन स्टेपिंग अप ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। कहते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो प्रॉफिट पे टैक्स देगी। वो टैक्स कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू आएगा तो गवर्नमेंट उस पैसे को किस लिए यूज करेगी? The overall economic development of a country take place as a consequence increase in efficiency of production। गवर्नमेंट उस पैसे को इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी। कॉस्ट कंट्रोल, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड एफिशिएंसी, इन सबसे इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करेगी, और फाइनली कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट होगा, कंट्री को बेनिफिट होगा इसका। तो कंट्री के लिए बेनिफिट यही है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग होता है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, जिससे गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स रेवेन्यूज आता है, साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ता है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट के हाथ में जो पैसा जाएगा गवर्नमेंट उसको इकोनॉमी में लगाएगी, इकोनॉमी फिर ग्रो करेगी, कॉस्ट कंट्रोल के तरीके होंगे, वेस्टेज कम होगा, अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं फाइनली इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो चार तरीके से इंपॉर्टेंस गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। नो पॉइंट है, क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं उनका पैसा सेफ हैंड्स में है कि नहीं है, एम्प्लॉइज इंसेंटिव बोनस पे कॉन्सेंट्रेशन है,
नेशनल इकोनॉमी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग की वजह से बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, वो पैसा गवर्नमेंट लगाएगी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। हेडिंग पुट करो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये 3 स्लाइड्स आपने कॉपी करनी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। 3 तरीके की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट प्रोडक्ट और सर्विस वाइज शो करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों से डेटा कलेक्ट करके डिसीजन मेकिंग करता है। कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अगर इन खर्चों की रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन कर लिया जाए तो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग क्या है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कि एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं, उसकी प्रोसीजर, उसका तरीका, दैट इज कॉस्टिंग। और जब मैं कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को मर्ज करके कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, दिस कैलकुलेशन इज कवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। देन हमने कॉस्ट यूनिट देखा कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिट जिसके लिए कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकता हूं सेपरेटली, तो दैट यूनिट इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट। और कई इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी यूनिट यूज होती है वो हमने यहां पे डिस्कस किया। इसके बाद कॉस्ट सेंटर क्या होता है? लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट। पर्सन चला गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर में, लोकेशन और इक्विपमेंट चले गए इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर होते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक एक्टिविटी है जिसके लिए आप सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ड्राइवर एक फैक्टर है जो कि आपकी कॉस्ट इनकर होगी उस पर डिपेंड करती है। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसीजर है जो हम तब फॉलो करते हैं जब हमारी कॉस्ट एस्टीमेट से एक्सीड कर जाए। कॉस्ट रिडक्शन एक परमानेंट एंड रियल रिडक्शन इन कॉस्ट है जिसकी वजह से यूज में प्रोडक्ट का कोई चेंज ना आए, क्वालिटी में कोई चेंज ना आए। ये किस तरीके से किया जा सकता है? जो वेस्टेज है उसको कम करके अचीव किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के लिए, ट्रेड डिप्रेशन, ट्रेड कंपटीशन में हेल्प करता है, प्राइस फिक्सेशन में हेल्प करता है, एस्टिमेशन करने में हेल्प करता है, कहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेज यूज करने चाहिए उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है, वेस्टेज एलिमिनेशन में हेल्प करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, कंपैरिजन पॉसिबल है इसकी वजह से,
एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको एनहांस भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल भी पॉसिबल है। इसके अलावा क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज और नेशनल इकोनॉमी के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस है। तो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। इन टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अच्छे से रिवाइज करके आओ, ताकि हम आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।